हेलो एवरीवन, आई एम मीना भारद्वाज एंड वेलकम टू दी SMU अकेडमी। तो हिस्ट्री का आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि वीडियो डिले हो जाती है। इसका रीज़न एक ये भी है कि जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन अब से आपकी क्लासेस रेगुलर रहेगी। रात को 8 बजे आपको हिस्ट्री का लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा एंड मॉर्निंग में आपको 8 बजे जो आपकी करंट अफेयर की जो क्लास होगी वो दी जाएगी, यानी कि करंट अफेयर के कुछ टॉपिक होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस का भी हमने बनाया है, यानी डेली क्विज़ आप वहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने आज जो हमने बनाया है वो आपने देखा होगा, तो प्लीज़ सोल्व कीजिए ताकि आपके करंट अफेयर है वो भी कवर हो सके। तो अगला टॉपिक कवर करते हैं हिस्ट्री का, एंड यहाँ पे हम बात करेंगे एक अपराइजिंग या रिवोल्ट की ही बात करेंगे जो 1857 से पहले हुआ था। लोगों ने ब्रिटिश जो सेटलमेंट थी, कॉलोनियल रूल था जो उसके अगेंस्ट 1857 से पहले ही आवाज़ उठानी जो शुरू करती थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिवोल्ट, कुछ रेबेलियन हुए थे, तो इसमें हुए तो बहुत सारे थे, लेकिन हमें कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट ही कवर करने हैं ताकि आपके जो मेन जो चीज़ है वो कवर हो सके। ओके, कुछ है जो अभी भी न्यूज़ में रहते हैं तो वो एक पार्ट है, साथ ही उनमें से भी जो एक चलते ही जा रहे हैं या मतलब एग्ज़ाम में आते ही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे। तो एक तरह से पीपल्स रेजिस्टेंस थी बिफोर 1857, तो आप इसे एक नाम दे सकते हैं, पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857। या फिर आप इसे नाम दे सकते हैं कि 1857 से पहले जो रिवोल्ट हुए थे, अपराइजिंग हुई थी, ओके, वो कौन से थे। तो यहाँ पे इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लेकिन उससे पहले कुछ फैक्टर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ओके, तो मेन फैक्टर क्या थे इनके राइज होने के। तो दिस इज़ योर टॉपिक एंड द फैक्टर्स। रिवोल्ट्स कहिए, रेबेलियन या अपराइजिंग या पीपल्स अपराइजिंग। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या थी, सबसे पहले तो उन्होंने सेटलमेंट करना शुरू कर दिया था। अब हमने पीछे पढ़ा है कि हमारी जो लास्ट वीडियो थी कि वॉर एंड हुए थे एंड उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ अप्लाई करनी शुरू कर दी थी। अब उन्हें अपनी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग करनी थी एंड और उन्हें अपना एक कॉलोनियल सेटलमेंट करना था। तो उसके लिए अब उन्होंने क्या किया, जो एक तरह से आम लोग थे उन तक असर पड़ना शुरू हो गया था। वो कैसे कि उन्होंने अपना एक कॉलोनियल जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था वो अप्लाई करना शुरू कर दिया था, टैक्सेशन सिस्टम लगाना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश जो प्रोडक्ट्स थे उन्हें मैन्युफैक्चर करना एंड लोगों तक की उन्हें एक तरह से फोर्स करना शुरू कर दिया था कि अब आपको यही चीज़ लेनी है। इसके अलावा जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ थी उस पर भी एक तरह से उसे भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश उन्होंने की थी। स्कॉलरली प्रिस्टली क्लासेस थी उनको एक फॉरेन रूप देने की कोशिश की थी। इसके अलावा जो एक तरह से देखा जाए तो हर किसी पर इसका असर देखने को मिला था, चाहे वो कोई भी आम लोग हो, चाहे ट्राइबल हो, चाहे पीजेंट्स हो, फार्मर्स हो, आर्टिशियंस हो, कोई भी रिलीजियस गुरु हो, या हम कहें कि रूलर भी जो थे उन पे भी असर देखने को मिला। ज़मींदार वगैरह हो गए या लाइक, क्योंकि उन्होंने उनकी जो रिडक्शन कर दिया था फील्ड साइज़ का एंड टैक्सेस बढ़ा दिए थे, इंटरमीडिएटर बीच में बना दिए थे, तो वो सारे पैसे खा जाते थे या जितना बेनिफिट था वो ले लेते थे बीच में। तो लोगों को एक बहुत उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ना शुरू हो गया था। तो ऑब्वियस सी बात थी कि उन्होंने रिवोल्ट तो करना ही था, आवाज़ तो उठानी ही थी। तो ये जो अपराइजिंग थी ये उसी का एक रीज़न माना जा रहा है, और इसी अपराइजिंग के चलते जो 1857 का आपका रिवोल्ट हुआ था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके, उसकी एक स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। तो कुछ फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल जो मैंने अभी बात की है, तो यहाँ पे एक कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट,
यानी कि उन्होंने खुद को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था, ओके, हर तबके के लोगों तक, यानी जो वहाँ पे रूरल सोसाइटी थी वहाँ तक, ओके। एंड एक तरह से ट्राइबल लैंड हो चाहे फिर एक एग्रीकल्चरल या फॉरेस्ट लैंड हो, उसको भी कैप्चर करने की उन्होंने कोशिश की थी, उस पर भी अपना एक हक जमाने की जो है कोशिश की थी। तो ये जो था इसमें मेनली आता है कि इंटरमीडिएटर या मीडियरी लैंडलॉर्ड सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया था, या आप सिंपल कह सकते हैं इंटरमीडियरी लैंडलॉर्ड, उन्होंने एक तरह से इन्हें इंटरमीडिएटर बना दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्राइबल लैंड, ओके, या डोमिनेशन ओवर ट्राइबल लैंड, उस पर भी इन्होंने एक एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट लैंड, इसके साथ ही आप एग्रीकल्चरल, यहाँ पे आप कह सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ट्राइबल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड एंड फॉरेस्ट लैंड। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्री, हैवी टैक्सेशन, यहाँ पे आप करना ग्रोथ ऑफ इंटरमीडिएरी लैंडलॉर्ड कह सकते हैं, या फिर कलेक्टर्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है, इनको बढ़ा दिया गया था। तो ये कुछ रीजंस थे जिन्होंने लोगों को आवाज़ उठाने पे मजबूर किया था। एंड इसके बाद हमारा जो अपराइजिंग है वो शुरू करते हैं। तो 4 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला सिविल अपराइजिंग, सेकेंड पीजन मूवमेंट, थर्ड ट्राइबल रिवोल्ट, फोर्थ सिपोई म्यूटिनी। ओके, तो सिविल में जहां आप पॉलीगर हो गया, पैका हो गया, ओके, वहाबी हो गया, सन्यासी रिवोल्ट हो गया, इसके बारे में पढ़ते हैं। पीजन में आपके अगर हम कहें मोपला जो रिवोल्ट है वो काफ़ी फेमस है, उसके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो कि लैंडलॉर्ड वगैरह के अगेंस्ट थे। एंड ट्राइबल, ठीक है, जब उनकी लैंड लेने की उन्होंने कोशिश की थी तो ट्राइबल ने जो रिवोल्ट किया था, जिसमें सांथल रिवोल्ट हो गया, ओके, या बिरसा मुंडा रिवोल्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, और बहुत सारे हैं। ओके, नेक्स्ट सिपोई म्यूटिनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ वेल्लोर म्यूटिनी हो गया या बंगाल म्यूटिनी हो गया, कि लाइक कि हाँ सोल्जर म्यूटिनी भी यहाँ पे हुई थी। लेकिन ये जो मेनली हम पढ़ते हैं ये 1857 में पढ़ते हैं, यानी सिपोई वाला जो पार्ट है हमारा, या हम कहें कि 1857 में वो चीज़ हमारी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे हम इसे ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये तीनों है, इनमें हम मेन चीज़ पढ़ते हैं अभी। हाँ, इसके बाद वीकनेसेस आती है कि ये सक्सेसफुल नहीं हुए थे, जितने भी रिवोल्ट थे इन्हें ऑप्रेस कर दिया गया था, एक तरह से एंड कर दिया गया था। इसका रीज़न क्या था, तो कुछ वीकनेसेस थी, वो उसके बाद हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर सिविल अपराइजिंग की बात करें तो इसमें मेन हम 6 रिवोल्ट या अपराइजिंग पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले हो गया सन्यासी हो गया, उसके बाद हम पढ़ते हैं पॉलीगर, देन पैका, अहोम, वहाबी, एंड में हम पढ़ते हैं कुका मूवमेंट। तो यहाँ पे सन्यासी रिवोल्ट से हम स्टार्ट करते हैं।
सन्यासी रिवोल्ट, इसी के साथ हम फ़कीर जो रिवोल्ट हुआ था वो भी पढ़ते हैं। ओके, सन्यासी रिवोल्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट था, 1763 से 1800 के बीच हुआ था। 1763 से 1800 के बीच हुआ था। ओके, अब इसमें मेन चीज़ क्या है आपको याद करने की या याद रखने की कि इनकी अगर कोई लोकेशन दी जाती है, कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, प्लस अगर कोई फेमस लीडर है तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये अगर बहुत इम्पोर्टेंट है तो वो कैसे हुआ था, मेन रीज़न क्या था, वो चीज़ पढ़ते हैं। अदरवाइज़ एक सिंपल सी आपको चीज़ याद रखनी है कि इनमें से कोई भी रिवोल्ट हो, एक तरह से उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, टैक्सेशन सिस्टम था, रेवेन्यू सिस्टम था, एक तरह से उसी के अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई थी। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ था, 1700 में एक फेमाइन आई, इसकी वजह से इनकी कंडीशन ओके ख़राब होनी शुरू हो गई थी। तो इन्होंने, ये जब ऐसा होता था तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। प्लस एक तो वो रीज़न तो था ही, उसके अलावा अब वो जहाँ गए तो वहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स की थी उसने भी एक तरह से इन्हें काफ़ी परेशान किया और इन्होंने एक रिवोल्ट या अपराइजिंग शुरू कर दिया, आवाज़ उठानी शुरू कर दी। तो इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स की कंपनी थी या ब्रिटिशर्स पे अटैक करना शुरू कर दिया, उनकी ट्रेजरी हो गई या हम कहें कि जहाँ उनकी स्टोरेज थी वहाँ पे रेड मारनी शुरू कर दी। और इनका साथ किन्होंने दिया, जो लोकल ज़मींदार वगैरह थे, लोकल ज़मींदार हो गए, साथ में डिसबैंडेड सोल्जर्स थे या जो रूरल पुअर थे, ठीक है, जिनकी कंडीशन ख़राब हो रही थी काफ़ी इस इकोनॉमिक पॉलिसी के चलते हुए, तो उन्होंने भी इनका साथ दिया और ब्रिटिशर्स को एक तरह से रेड डाली एंड उन पे अटैक शुरू कर दिया। तो इसके चलते वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया एंड इस रिवोल्ट को दबाने की कोशिश की। तो यस, तो उतना सक्सेसफुल नहीं था ये। लेकिन इसके बाद जो हम बात करते हैं फ़कीर रिवोल्ट की बात करते हैं, एक्चुअली ये हिंदू मुस्लिम रिवोल्ट ही था। तो सन्यासी के बाद एक फ़कीर रिवोल्ट भी इसके साथ ही चलता है, जहाँ पे हम सबसे इम्पोर्टेंट जो बात करते हैं, एक लीडर था मजनू शाह या मजनू शाह के नाम से, फ़कीर रिवोल्ट। यहाँ पे एक फेमस लीडर है मजनू शाह, क्लियर। तो ये नाम आता है, साथ में चिराग अली आता है, एक देवी चौधरानी का भी नाम आता है यहाँ पे। तो इन्होंने आवाज़ उठाई थी। इसके साथ ही एक और भवानी पाठक का भी नाम यहाँ पे सुनने को मिलता है। तो इसके साथ ही इन्होंने भी रिवोल्ट किया, एक अगेंस्ट एक आवाज़ उठाई थी। लेकिन इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको करनी है वो है आनंद मठ। एक आनंद मठ यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जब ये रिवोल्ट हो रहा था तो सन्यासी रिवोल्ट या फ़कीर रिवोल्ट के बारे में, यानी जो आनंद मठ उनकी बुक थी उसमें लिखा है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि आनंद मठ बुक किसके ऊपर है, तो सन्यासी रिवोल्ट फ़कीर रिवोल्ट के बारे में उसमें दिया हुआ है। साथ ही वो किसने लिखी है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है। अच्छा, वंदे मातरम सॉन्ग भी आपका किस में से लिया गया है, वो आनंद मठ नॉवल में से ही लिया गया है। साथ ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक और नॉवल लिखी थी, या हम कहीं सेमी हिस्टोरिक बुक थी, वो थी देवी चौधरानी, जो कि विमेन की इम्पोर्टेंस या विमेन ने जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उस टाइम पे आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी उसके बारे में बताया गया है। ओके, तो आनंद मठ किसने लिखी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, वंदे मातरम सॉन्ग लिया गया है। साथ ही उन्होंने एक और बुक लिखी, देवी चौधरानी। यस, तो ये था आपका सन्यासी रिवोल्ट। नेक्स्ट, ओके, इंपॉर्टेंट है पोलीगर। ये हुआ था 1795 से 1805 में।
अच्छा, एक सीक्वेंस भी पूछी जा सकती है कि पहले कौन सा हुआ उसके बाद कौन सा हुआ, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेन था ये साउथ इंडिया में था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट तो था ही, साथ में यहाँ पे कुछ मेन सेंटर्स के नाम दिए हुए हैं। ये साउथ इंडिया में कुछ सेंटर्स थे यहाँ पे, जैसे थिरुनेलवेली या तिरुनेलवेली का नाम दिया जाता है। यस, तिरुनेलवेली। ओके, इसके साथ ही शिवगंगा, शिवगिरी, रामनाथपुरम, मदुराई एंड नॉर्थ आरकोट। नॉर्थ आरकोट, इसकी लोकेशन थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तिरुनेलवेली या फिर थिरुनेलवेली कहा जाता है, शिवगंगा, शिवगिरी, रामनाथपुरम, मदुराई एंड नॉर्थ आरकोट, ये मेन सेंटर्स थे। साथ ही ये क्यों हुआ था कि जो नवाब ऑफ आरकोट थे, या फिर हम कहें जो वहाँ का जो कंट्रोल था या मैनेजमेंट था, वो ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले लिया था, तो वहीं से ये रिवोल्ट शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो लीडर था वो था विद्याधर, यानी कि हम कहें कि कोटाबोमन नायका जो था वो इसका मेन लीडर था। कोटाबोमन नायकन। जो मेनली जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी वो 1781 में शुरू हुई थी। ओके, जब तिरुनेलवेली और जो आरकोट का जो मैनेजमेंट था या कंट्रोल था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था, तो वहाँ से प्रॉब्लम, एक टेंशन क्रिएट हुई थी और लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। मेनली साउथ इंडिया में हुआ था। एग्जीक्यूशन हो, ऑपरेशन हो, उन्हें हैंग कर देना या उन्हें फोर्सली इसको रोक देना, तो ये चीज़ तो होती ही आई है। लेकिन तब फिर भी अगर देखा जाए तो बहुत हद तक जो रिवोल्ट थे वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी उनका एक असर, एक इम्पैक्ट देखने को मिला था कि उनकी जो डिमांड थी वो कुछ हद तक उन्होंने मनवाने की कोशिश की थी। तो इसका क्या रीज़न था, इसमें क्या आउटपुट निकली थी कि साउथ इंडिया में एक मास मूवमेंट के रूप में फैल गया था। ओके, रोक दिया, एक तरह से सबड्यू कर दिया गया था, लेकिन फिर भी एक मास मूवमेंट का रूप इसने ले लिया था। तो मेनली याद रखना 1781 में स्टार्ट हुआ था, जब कंट्रोल या मैनेजमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। तिरुनेलवेली एंड आरकोट का मेन जो लीडर था वो था कोटाबोमन नायकन, जिसने लेड किया था ये रिवोल्ट। प्लस कब स्टार्ट हुआ था, 1795 एंड 1805 में। और बेसिकली हम इसे सन्यासी रिवोल्ट के बाद पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं पैका रेबेलियन। पैका रेबेलियन क्या था, एक जो सोल्जर्स थे वहाँ के, यानी फुट मिलिशिया जिन्हें कहा जाता था या फुट सोल्जर जिन्हें कहा जाता था। पैका का मतलब होता है पैदल चलने वाले, या हम कहें एक तरह से फुट सोल्जर उन्हें नाम दिया गया है। पैका रेबेलियन, तो एक फुट सोल्जर या फिर फुट सोल्जर मिलिशिया इन्हें कहते थे। इनको क्या हुआ था, एक वहाँ पे ना फ्री लैंड टेन्योर दिया गया था, जो हेरिडिटरी बेसिस पे ये यूज़ करते थे अपने मिलिट्री कामों के लिए, अपने पॉलिसिंग सिस्टम के लिए। तो लेकिन ब्रिटिश इंडिया का इम्पैक्ट इन पे भी पड़ा, एंड एक तरह से जो इनकी जो लैंड थी उस पर एक टैक्स लगा दिया गया, एंड एक टेंशन क्रिएट कर दी गई थी यहाँ पे। तो इन सोल्जर्स ने अगेंस्ट
आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। इनकी पावर या हम कहें कि प्रेस्टीज थी वो कम होनी शुरू हो गई थी जैसे ब्रिटिशर्स का इम्पैक्ट पड़ा था, तो यहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो मेन जो हम इसमें पढ़ते हैं वो यही है कि ओके, जो फेमस लीडर था बख्शी जगबंधु विद्याधर, ये स्टार्ट हुआ था 1817 में। अच्छा, 2019 में न्यूज़ में था पैका रेबलियन, तो कुछ है जो कि न्यूज़ में रहते हैं, पैका हो गया, जैसे बिरसा मुंडा न्यूज़ में चलता ही जा रहा है, तो इनके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। पैका रेबलियन 1817 में हुआ था। अच्छा, पैका एक मेमोरियल भी है कहाँ पे, ओडिशा में। ओके, सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि उनकी जो लैंड थी, फ्री टेन्योर जो उन्हें दिया गया था, वो उनसे लेने की कोशिश की गई वहाँ पे, और यहाँ पे सिचुएशन राइज हो गई थी। इसके जो मेन लीडर थे बख्शी जगबंधु विद्याधर, साथ ही मुकुंद देव दीनबंधु संतरा। दीनबंधु संतरा, तो ये मेन लीडर्स थे जिन्होंने लेड किया था इस रिवोल्ट को। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गई थी कि एक जो उन्होंने टैक्सेस तो लगा दिए, साथ में कि इनकी करेंसी थी ना, कॉवरी के नाम से थी, उसको भी एबॉलिश कर दिया गया एंड उन्हें कहा कि आपको सिल्वर के रूप में ये टैक्स पे करना पड़ेगा। तो भी एक वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो वहाँ पे एक इनकी करेंसी थी, क्योंकि इसे एबॉलिश कर दिया गया था, कॉवरी करके थी, एंड सिल्वर के रूप में पे करने के लिए इन्हें कहा गया था। इनके ऊपर टैक्सेस लगाने की कोशिश की, टैक्सेस का इम्पैक्ट काफ़ी बढ़ा, जिससे कि सॉल्ट के प्राइसेस थे वो बढ़ गए थे, उनकी कीमत बढ़ गई थी, तो भी एक आम लोगों को जो प्रॉब्लम थी वो बढ़नी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे पाइका रिबिलियन के बारे में आप पढ़ते हो, 1817 में हुआ था। ओके, मेन लीडर थे बख्शी जगबंधु विद्याधर, मुकुंद देव टैक्सेशन के अगेंस्ट था, बाद में इनको मार दिया गया था। वही तो एक तरह से इसे ऑप्रेस कर दिया गया था रिवोल्ट को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अहोम। अहोम असम। जब भी आपका अहोम का नाम आप सुनते हैं तो आपको क्या चीज़ दिमाग में आती है? असम। ठीक है, ये असम में हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ कि बर्मा वॉर होने के बाद, आज जब हम वॉर पढ़ते हैं तो कुछ इंटरनेशनल वॉर भी हुए थे, अफ़गानिस्तान, नेपाल वॉर, बर्मा वॉर, तो उन्हीं में से एक बर्मा वॉर हुआ था 1824 से 26 के बीच में हुआ था। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या कहा था कि हम असम को छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ने की बजाय उन्होंने क्या किया, असम पे एक डोमिनेशन यानी कि फिर से कब्ज़ा कर लिया। तो वहाँ पे टेंशन क्रिएट शुरू हो गई थी वहाँ के लोगों में, एंड उन्होंने ये रिवोल्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो ये कब हुआ था? 1828 में। बर्मा वॉर 1824 से 26 में हुआ था, तो 28 में ये शुरू हो गया था। तो यहाँ पे जो मेन लीडर थे महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र, गौमथर कुंवर,
कुमार रूपचंद एंड गदाधर सिंह। कुमार रूपचंद। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स पे अटैक करना शुरू कर दिया था और उसके चलते ब्रिटिशर्स को असम को छोड़ना पड़ा, वापस जो उनका किंगडम था वो रिस्टोर करना पड़ा। एंड उसका जो राजा था या उसकी बागडोर किसके हाथ में दे दी गई थी, वो दे दी गई थी आपकी पुरंदर सिंह नरेंद्र के हाथ में। तो वहाँ इनको राजा बना दिया गया था, तो वो असम से चले गए थे। तो ये था अहोम रिवोल्ट। ओके, यानी कि असम को ब्रिटिशर्स से बचाने के लिए रिवोल्ट हुआ था। ये याद रखना आपको, पुरंदर सिंह नरेंद्र, बाद में असम जो किंगडम इन्हें दे दिया गया था, एंड गोमधर कुंवर, गदाधर सिंह कुमार रूपचंद, ये इसके मेन लीडर थे। ओके, कब हुआ था? 1828 में हुआ था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वहाबी। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बंगाल में 1830 से 60 के बीच में, 61 के बीच में। ओके, एक तरह से रिवाइवलिस्ट इस्लामिक रिवोल्ट था ये, जो कि बंगाल, ओके, बंगाल के अलावा ये बिहार, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आप कहें कि पंजाब, ओके, तो मेनली इन पार्ट तक ये फैला हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और हाँ, जो मेन लीडर था इसका वो था सैयद अहमद ऑफ राय बरेली। सैयद अहमद ऑफ राय बरेली मेन लीडर था इस रिवोल्ट का। ओके, वहाबी रिवोल्ट 1830-61 में कहाँ पे हुआ था, एंड मेन लीडर। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कूका मूवमेंट की। ओके, ये 1840 में हुआ था। ये मेनली पंजाब में हुआ था। एक सिख रिलीजियस मूवमेंट इसे माना गया था। मेनली पहले तो ये रिलीजियस मूवमेंट था, बाद में एक पॉलिटिकल रूप इसने ले लिया था। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट था, विमेन के यानी सपोर्ट करता था। विमेन को विडो रीमैरिजेस करवाई गई थे, विमेन को कहा था कि आप आगे बढ़िए। इसके अलावा ब्रिटिश प्रोडक्ट का एक बहिष्कार जो करना शुरू हुआ था वो कूका मूवमेंट से ही शुरू हुआ था। हम कहें अगर स्वदेशी या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो हम बात करते हैं वो कहाँ से शुरुआत हुई थी, वो हम उन्हें कूका एक मेन रीज़न मान सकते हैं कि वो शुरू होने से पहले ही जहाँ से शुरुआत हुई थी वो थी कूका रिवोल्ट से, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लाइक स्वदेशी मूवमेंट में आपको पता है कि उनकी जो चीज़ें थी, यानी कि जो हम फ़ॉरेन जो प्रोडक्ट्स होंगे उनका यूज़ नहीं करेंगे, उन्हें जला देंगे, तो बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने एक तरह से वो स्टार्ट किया था। ओके, कूका रिवोल्ट। मेन जो लीडर थे यहाँ के वो थे भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल इसके बाद बाबा राम सिंह, ठीक है, बाद में इन्हें रंगून डिपोर्ट कर दिया गया था। तो पहले लीडर थे भगत जवाहर मल और उनके बाद थे बाबा राम सिंह। क्लियर? एक तरह का सिख रिलीजियस मूवमेंट ही था ये। तो यहाँ पे आपकी जो सिविल अपराइजिंग है वो कंप्लीट होती है एंड आप नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं पीजेंट मूवमेंट की तरफ।
सी आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि पीजेंट यानी कि लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट होगा, ज़मींदार के अगेंस्ट होगा, इंटरमीडिएटर जो होंगे या उनकी ज़मीनें लेने की जो कोशिश करेंगे ये उनके अगेंस्ट होगा। तो यहाँ पे मेनली 4 रिवोल्ट हम पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से भी इम्पोर्टेंट जो है वो एक ही है। तो नारकेल बेरिया एक रिवोल्ट है, उसके बारे में पढ़ते हैं। पागलपंथी आता है, ओके, फेरेजी मूवमेंट आता है, देन उसके बाद आता है मोपला अपराइजिंग या मोपला मूवमेंट या मोपला रिवोल्ट। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मोपला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा हम 1-2 मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर मोपला कवर करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट की अगर हम बात करें पागलपंथी, इसके बारे में 1-2 चीज़ें जान लीजिए बस, ओके। कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था? ये बंगाल में हुआ था 1825 से 35। मेन लीडर कौन थे इसके? करम शाह एंड हिज सन। करम शाह एंड हिज सन। जमींदार के अगेंस्ट था ये रिवोल्ट, ओके। दैट्स इट, इतना काफ़ी है इसके बारे में। नेक्स्ट आता है फेरेजी। ओके, कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 38 से 57। 38 से 57 के बीच में हुआ था, ओके। शरीयत आला बंगाल में हुआ, लीडर शरीयत आला। क्लियर? दैट्स इट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है मोपला। मोपला अपराइजिंग कहाँ पे हुई थी? मालाबार जो रीजन है साउथ में, वहाँ पे हुई थी। एंड कब हुई थी? 36 से 54 के बीच में हुई थी। 1836 से 54 के बीच में हुई थी। यहाँ पे इन्होंने क्या किया? टैक्सेस तो लगाना शुरू ही किया था। इनकी जो फील्ड थी ना, उसका साइज़ कम करना शुरू कर दिया था, यानी कि एक तरह से इनकी जो फील्ड थी वो लेनी स्टार्ट कर दी थी, या हम कहें कि इन्हें इनके जो पोर्शन था उसको कम कर दिया गया था, या उन्होंने उनके पोर्शन पे अपनी एक हम कहें कि खेती करनी या फिर रेवेन्यू के ज़रिए या टैक्सेशन के ज़रिए इन्हें परेशान करने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पे हाइकिंग इन रेवेन्यू डिमांड एंड रिडक्शन ऑफ फील्ड साइज़। हाइकिंग इन रेवेन्यू डिमांड एंड रिडक्शन इन फील्ड साइज मेन रीज़न था, ओके। कहाँ पे हुआ था? मालाबार में हुआ था। एंड ओके 22 रेबेलियन हुए थे 1836 से 54 के बीच में। 22 रेबेलियन हुए थे, 22, बट इनमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ओके। ये अनसक्सेसफुल ही थे, अनसक्सेसफुल हुए। इसके साथ ही 2 मोपला अपराइजिंग, 2 मोपला रेबेलियन हुए थे। एक इस टाइम पे हुआ था, दूसरा कब हुआ था? जो कांग्रेस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सपोर्टर थे, ओके, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। एंड लेकिन उस टाइम पे क्या था? हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस आ चुके थे, तो उसकी वजह से जो कांग्रेस एंड मोपला के बीच में डिस्टेंस आ गया था। एंड 1921 में जो सेकंड मोपला अपराइजिंग थी उसको सबड्यू कर दिया गया था, यानी कि एंड कर दिया गया था, ओके। 2 मोपला अपराइजिंग हुई थी, 36 में हुई थी, 36 से 54 में सेकंड हुई थी, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड कांग्रेस हम पढ़ते हैं उस टाइम पे हुई थी। एंड उस टाइम पे लेकिन ये भी उस टाइम पे सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, क्योंकि वहाँ पे उनके विचारों में काफ़ी मतभेद आ चुका था, ओके।
सेकेंड मोपला रिपब्लिकन, ठीक है, एंड इन 1921। सपोर्टर कौन थे? कांग्रेस एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या हम कहें खिलाफत, जो मूवमेंट के जो सपोर्टर थे वो इसके प्रचारक थे या उन्होंने स्टार्ट किया था। ओके, तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है ये हमने सिविल अपराइजिंग पढ़ी एंड पीजेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ा है। सी, ये इम्पोर्टेंट पार्ट हमने कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा आप कितना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि वो चीज़ आपको याद रहे। तो मेनली कहाँ पे हुए थे, कब हुए थे, पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, पीजेंट मूवमेंट कौन सा था, सिविल अपराइजिंग कौन सी थी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड मेन लीडर्स कौन थे। इसके साथ ही अब जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा ट्राइबल रिवोल्ट, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड ट्राइबल रिवोल्ट एंड जो वीकनेसेस थी इस रिवोल्ट की या इन अपराइजिंग्स की या इनके सक्सेसफुल ना होने का रीज़न क्या था वो डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हमारा बहुत ही मेन टॉपिक यानी 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ बताइए। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपको कोई और टॉपिक आपको चाहिए तो प्लीज़ आप वो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।